Hello students, this is our second part of the how to write the research paper, lecture 40, 41 and 42. This is the part 2. In this part, we will discuss first of all where and how do we begin. जब आप रिसर्च पेपर को शुरू करने जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको प्रायर सेट करनी पड़ती हैं, वो क्या हैं और आपने बिगिनिंग कैसे करनी है। तो ये हम अभी तो इसके पहले जो पोर्शन है लेक्चर का उसमें देखेंगे। सबसे पहले चूज अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू बट फ्रॉम विच यू कैन स्टिल लर्न मच। अच्छा, ये तो वो चीज़ है कि जब आपने कोई टॉपिक चूज करना है रिसर्च पेपर का कि आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं या आपकी वो कौन सी फील्ड है जिसमें आप एक्सपर्टीज रखते हैं। लेकिन आपके केस में क्या है, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और आप उसके ऊपर ज़ाहिर है पूरा 1 साल काम करते हैं, तो वही आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और उसी के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अदर देन दैट जब आप कोई और काम करेंगे तो फिर ये आप पे वैलिड है। अच्छा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। जिस तरह आप अगर मैंने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो कि सोलर पैनल की है फॉर एग्जांपल, तो सोलर पैनल जो है वो पावर की फील्ड में फिर रिन्यूएबल की फील्ड में भी एक स्पेसिफाइड फील्ड सोलर पैनल, फिर सोलर पैनल के अंदर भी मोस्ट स्पेसिफाइड हो सकता है वो आप मोनो पे कर रहे हो, पॉली पे कर रहे हो, तो ये डिफरेंट फील्ड हो सकती है। तो इसी तरह स्पेशलाइज्ड फील्ड आपकी वास्ट होती जाती है। Then not too difficult one for which you can find materials from popular magazines or books or aimed at general readings. कोई ऐसा टॉपिक ना सिलेक्ट कर लीजिए कि जिसके अंदर आपको जो है वो मटेरियल फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाए रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह डिफरेंट आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज की एक्सेस होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आई ट्रिपल ई है और जनरली एल्सवेयर के जर्नल्स आपको अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, और बहुत सारी एचईसी की भी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो आपने कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं सेलेक्ट करना है कि जो बिल्कुल ही आपके जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल बाहर हो जाए। देन नॉट डेट हैज सम इंटरेस्ट फॉर एवरेज रीडर, और ऐसा टॉपिक जो जिसके अंदर जो है वो आप ये समझे कि रीडर के लिए कोई इंटरेस्ट बाकी कोई आप एक ऐसी नई चीज़ पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर सुपर कंडक्टर्स के ऊपर कोई रिसर्च पेपर आता है तो एटलीस्ट एवरीवन जो इलेक्ट्रिकल के फील्ड का है ही और शी विल लव टू रीड दैट पेपर। रीज़न क्या है कि एक ज़ाहिर एक क्यूरियोसिटी है। और उसके बाद जो है वो ब्लैक होल्स पे कोई पेपर आता है तो उसके अंदर भी यही होगा कि वो तमाम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह के हम टॉपिक चूज करते हैं। अच्छा, मटेरियल गैदरिंग के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ज़ाहिर एक्सपीरियंस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू आप कर सकते हैं, यानी आपकी कोई ऐसी रिसर्च टाइप है कि जिसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू या क्वेश्चन के ज़रिए या सर्वेस के ज़रिए आप जो है वो चीज़ें ले सकते हैं। तो वो आपके इंटरव्यूज़ में मतलब वो काउंट हो जाता है। फिर लाइब्रेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब क्योंकि जो आप देखते हैं कि ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी काफ़ी एक्टिव हैं, और क्योंकि आप उसको हर जगह बैठ के एक्सेस कर सकते हैं और आपको फिज़िकली जो है वो लाइब्रेरी में जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े, और वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। और खैर बुक भी अब आपके ऑनलाइन अवेलेबल होती है। इसी तरह स्पेशल बुलेटिन एंड रिपोर्ट्स, डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं साइंस के, और एक्सेस हो अगर आपको तो वो भी आप रीड कर सकते हैं। जर्नल्स आते हैं, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स हैं,
वो सारी पब्लिश होती हैं, IEEE पे आपको मिल जाएंगी, एल्सफेयर पे मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी जो मटेरियल है ये आप वहाँ से ले सकते हैं, और उस फिर मटेरियल को पढ़ना और पढ़ के अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करना, ये एक सबसे बड़ा आर्ट है। क्योंकि मटेरियल तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मटेरियल तो शायद बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, बट उनको उस तरह से जमा नहीं मतलब उसको लिख नहीं पाते। देन कॉमन टाइप ऑफ आउटलाइन, मेन आइडिया, have some ideas of topics in which you will need needing information. Begin your reading with few journal articles which give an overall survey. Try to anticipate the important question your paper will have to answer. Jot down what seems to be the major division of the subject. Um, जब भी आप कोई पेपर लिखने जा रहे हैं तो अपने पेपर की जो पहले तो आइडिया और स्कोप के बारे में एक रफली आप आउटलाइन उसकी बनाते जाएं। उस तरह रीज़न ये होगा कि जब आप राइटअप के लिए बैठेंगे तो आपको शुरू से सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है। तो अब जब हेडिंग्स आप लिख लेते हैं तो उसके अंदर का मटेरियल भी फिर आसान हो जाता है। बट अगर आप हेडिंग्स उस वक्त बैठ के सोच रहे होंगे कि अब मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग्स लिखनी है और यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, तो फिर शायद आपके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। उसके बाद ट्राई टू एंटिसिपेट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर विल हैव टू योर पेपर विल हैव टू आंसर। आपको जो लगता है कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको आंसर करने चाहिए, ताकि आपका रीडर कंफ्यूज ना हो, प्लस वो कौन से आंसर थे जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन जॉट डाउन व्हाट सीम्स टू बी मेजर डिविजन्स ऑफ द सब्जेक्ट। एक रिसर्च के अंदर भी आप मल्टीपल पोर्शंस हो सकते हैं, हो सकता है एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो, एक एनालिसिस का पार्ट हो, एक उस एनालिसिस की डिस्कशन का पार्ट हो, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। अब ये एक आपको एग्जांपल दी गई है, एन आउटलाइन शुड लुक लाइक दिस। ऑरिजिन्स ऑफ एग्रीकल्चर, एक हो सकता है एक पेपर लिखा हो, एग्रीकल्चर कंपेयर टू द हंटिंग गैदरिंग्स। तो ए में एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डिफाइन कर दिया, बी में डिसएडवांटेजेस डिफाइन कर दिया, फिर जो 1 और 2 का पार्ट है वो identifying domesticates in archaeological record, just like A plants, B animals, ये आइडेंटिफाई कर दिए। तो ये एक आउटलाइन है, और आउटलाइन जब आपके पास हो तो उसके अंदर अगेन मटेरियल लिखना कोई इशू नहीं है, अगर आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल है या जो भी आपने रिसर्च की है, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद नोट टेकिंग, यूज एनरोल इंडेक्स preferably 4 into 6 inches in size, cover only one subject on each card, write the subject on the left hand corner, name exact source, use direct quotation if you want to include your paper, the author's exact wording, make most of the notes brief statement in your own words। नोट टेकिंग यानी जो भी अब आप उस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया था, तो वो उसको आप किस तरह से जो है वो अपने पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि हम लेस पेपर की तरफ जाते हैं, तो अब आप कंप्यूटर के अंदर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं या ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हो गए हैं कि आप सारा अपना डेटा जो भी आपने कलेक्ट किया है, और इवन नोट टेकिंग का ही है, तो वो आप अलग से उसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद quoting means to repeat another source word for word using quotation mark। जब भी आप याद रखें कि किसी के काम को कोट कर रहे हो, तो लेट मी टेक अ जान ब्रेक।
अब जो कोटिंग मटेरियल है वो आप किस तरह करते हैं कि कोई भी किसी भी सोर्स से जब आप कोई मटेरियल जो है वो कॉपी कर रहे हैं तो उसको कोट करना ज़रूरी है। अगर आप कोट नहीं करेंगे तो इट इज़ अ प्लेजरिज्म। और इसी तरह प्लेजरिज्म भी अगर आपका लाइक उसमें ग्रेड से ज़्यादा हो तो पेपर एक्सेप्ट नहीं होता। तो हमेशा कोटेड आप कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना कोई भी वर्क किया हो तो वो इस तरह से आप कोटेशन मार्क्स में इनके पेपर लिख देंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेफरेंस नंबर लिख देंगे और उसका पेपर वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। तो ये आप उसका काम कोट कर देंगे। विदाउट कोटिंग आप कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल ऐड ऑन करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली जो है वो प्लेजरिज्म में आता है विच इज़ अ क्राइम। देन की पैरामीटर्स keep quote short, give only information needed to identify the source of your work cited page. You don't need to cite the information that is common knowledge. वहाँ पे आपको पूरा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने भी आपको लिख के बताया कि आप रेफरेंसेस में वो पेपर या बुक या कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो वहाँ पे कोट कर सकते हैं। आपको पूरा जो है वो वहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन व्हेन टू कोट एन ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। To show that an authority support to your point, to present a position or argument। यानी अगर आप जो है वो किसी का काम जो है वो अपने काम की सपोर्ट में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कोट कर सकते हैं। टू इंक्लूड स्पेशली मूविंग और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट लैंग्वेज एंड समटाइम ऐसा होता है आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि पास्ट में कितना काम हो चुका है इस फील्ड के ऊपर तो वो फिर आपको कोट करना पड़ता है। देन टू प्रेजेंट अ particularly a well-stated passage whose meaning would be lost or changed if paraphrased or summarized। आप कोई भी जो है वो जब कोट कर रहे हैं तो आप जो है वो पैराफ्रेज और समराइज भी करेंगे। फिर भी आपको क्योंकि ओरिजिनल जो उसके मतलब जो उसका सोर्स है वो वही राइटर है तो उसको कोट करना ज़रूरी है। फिर प्लेजरिज्म, बी ओरिजिनल एंड डोंट प्लेजराइज। किसी भी काम को अगर आप दोबारा से प्लेजराइज करते हैं आप प्लेजराइज करते हैं तो डेफिनेटली वो एक एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी है। और दूसरा ये है कि अगर आप उसके अंदर जो है वो आप क्योंकि जब भी आप कोई पेपर भेजते हैं तो वो सबसे पहले उसका प्लेजरिज्म चेक होता है। तो अगर उसका प्लेजरिज्म एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर आता है तो वो पेपर वहीं पे फर्स्ट स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाता है। Plagiarism, passing of someone else's work as your own, whether we do this deliberately or not। किसी के भी काम को आप अपना काम के अंदर शो करवा रहे हैं और उसको कोट नहीं कर रहे तो ये डेफिनेटली ये प्लेजरिज्म है। अब चाहे तो वो आप डेलिबरेटली कर रहे हैं या चाहे तो आ, आपको इल्म नहीं था और आपने कर दिया तो ये दोनों केसेस में प्लेजरिज्म ही है। नॉट एक्नॉलेजिंग व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन डेटा टेबल फिगर और ग्राफिक्स। किसी भी जो है वो फिगर्स किसी भी अदर पेपर से आपने कोई फिगर्स उठाए कोई आपने जो है वो फैक्ट्स उठाए कोई ग्राफ्स उठाए लेकिन उसको कोट ही नहीं किया कि आपने कहाँ से उठाए तो ऐसे केस में ये भी प्लेजरिज्म का सोर्स है। इनएडिक्वेटली पैराफ्रेजिंग अ सोर्स, पैराफ्रेजिंग भी। और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ उठाएं और कॉपी पेस्ट करें और उसको पैराफ्रेज करके लिख दें तो वो ठीक माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको जो है वो सोर्स कोड करना लाजमी है और वरना तो फिर प्लेजराइज कराएगा। पैराफ्रेज प्लेजरिज्म द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर वर्क और आइडिया एज योर ओन। तो ये जो है वो बेसिकली प्लेजरिज्म है। अच्छा प्लेजरिज्म और
जो पैराफ्रेज है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, बट अगेन पैराफ्रेजिंग की भी एक लिमिट है। उस लिमिट से अगर आप आगे जाते हैं तो वो भी जो है वो उस कैटेगरी में आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे यहाँ पे ये लिखा हो, डायरेक्ट कोट फ्रॉम द रिसर्च, Japan's beautiful Mount Fuji last erupted in 77 and is now classified as dormant. Dormant volcanoes show no sign of activity, but they may erupt in the future. अब ये वो रिसर्चर का अपनी वर्डिंग है और जो कि उसने लिखी है। अब इसी को अगर आप पैराफ्रेज करते हैं तो वो किस तरह से है? माउंट फ्यूजी, द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, is actually a dormant volcano. Dormant means that it is not active. The last time Mount Fuji erupted was in 1707, and there is always the possibility of a future eruption. तो ये जो है वो पैराफ्रेज करके ये पैराग्राफ लिख दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सारी वही है जो इस पेपर में डायरेक्टली प्रोवाइड की गई थी। अगेन एक और एग्जांपल है, that is direct quote from the research. 3 weeks after Katrina, warnings of the uh, arrival of hurricane reticent residents of cities such as Houston, Texas, rushing to evacuate, fearing for their life. Fortunately, Hurricane Rita turned out to be much less severe than Katrina. However, mass evacuations like this brings hazards of their own, as panicking driver may cause accidents on the jam road। तो ये एक आपके पास डायरेक्टेड कोड था जो ओरिजिनल किसी ने लिखा, उसके बाद उसका जो है वो एक नॉन प्लेजराइज या पैराफ्रेज कर दिया गया। अगेन इतने बड़े बड़े आप जो पैराग्राफ्स हैं उनको डायरेक्टली आप पैराफ्रेज अगर करेंगे तो फिर जो है वो थोड़ा सा जो है वो इशू है। वाई यूज अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट? फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके देखेंगे और हम अपना लास्ट जो भी हमारा लेक्चर है यहाँ पे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, वर्ड प्रोसेसिंग टूल को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपना जो है पेपर लिख सकते हैं। कुछ पेपर जो है वो अपना और तकरीबन मैक्सिमम पेपर अपना फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर आपको जो है वो पेपर अपना लिखना पड़ता है। First of all, why use a consistent format? Help your reader understand your arguments and the source they are built on. Allow reader to cross-reference your sources easily. They are doing further research. Provide consistent format and gives your credibility and reliability as a writer. तो जो भी कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है वो आप फॉलो करते हैं तो इसी वजह से, ताकि तमाम जर्नल, एक जर्नल में अगर 10 पेपर लगे हुए हैं, 10 रिसर्च पेपर हैं, तो वो किस तरह से एक ही फॉर्मेट में हो ताकि जो रीडर है उसके लिए आसानी हो जाए उसको पढ़ने के अंदर और वो इजीली उनको रीड आउट कर सके। Why should you bother? It demonstrates you have looked up the information to prove your points. Formatting your research. अच्छा, रिसर्च जो है वो रिसर्च पेपर के डिफरेंट फॉर्मेट हैं। ये 3 मेजर फॉर्मेट हैं जिनके अंदर MLA फॉर्मेट है, APA फॉर्मेट है और ACM format. MLA format is Modern Language Association, is the official guide to non-fiction writing widely adopted by schools, academic departments and instructor. तो MLA एक फॉर्मेट है। इसी तरह APA एक फॉर्मेट है, American Psychological Association is an academic format commonly used to cite sources within the social sciences, used by various other scientific journals including medical and public health journals. ACM format है Association of Computer Machinery,
that is the largest and the oldest international scientific and industrial computer society where they publish their own journals or proceeding. तो ये different formatting है. और जब आप साइट करते हैं कोई भी सोर्स तो वहाँ भी आपको गूगल स्कॉलर पे ये तीनों फॉर्मेट मिल जाते हैं. अब ये कंपैरिजन किया गया, एक रफ कंपैरिजन है बिटवीन एमएलए गाइडलाइंस और एपीए गाइडलाइंस. आप पेपर का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे 8.5x11 है, यानी मे बी जो है वो ये A4 का फॉर्मेट है. पेज मार्जिन हैं, फिर फॉन्ट के हवाले से है, टाइम्स रोमन फॉलो किया जाता है. एपीए में भी 12 और टाइम्स रोमन फॉलो किया जाता है. स्पेसिंग डबल स्पेस्ड है थ्रू आउट. अलाइनमेंट टेक्स्ट में फ्लश लेफ्ट है, वहाँ भी इसी तरह का. पैराग्राफ इंडेंटेशन में 5 स्पेसेस और यहाँ पे 5 to 7 है. एंड ऑफ सेंटेंस, पेज नंबर, तो इस तरह से ये डिफरेंट इनकी गाइडलाइन. टाइटल के हवाले से only if your teacher requests one instead of first page upper left corner on the separate lines. और इसी तरह एपीए गाइडलाइंस का भी ये डिफरेंट एक फॉर्मेट है. फिर सेक्शन हेडिंग्स हैं. ये किसी हद तक जो है वो पेपर्स के अंदर ये रिलैक्सेशन दी जाती है कि जो हेडिंग्स हैं वो आप जो है वो थोड़ा सा उसको अपने जो है वो उससे इसके हिसाब से सब हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, बट जो मेन हेडिंग है वो वैसे ही रहेगी. फिर टेबल्स का और फिगर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि टेबल्स के अंदर ये बात देखी गई है कि सम टाइम आपके बहुत बड़े टेबल होते हैं, कुछ लोग कैपिटल में लिख देते हैं, कुछ लोग स्मॉल में लिख देते हैं. तो इशू ये आता है कि वो उस तरह से चीज़ जो है वो एम्बेड नहीं हो सकती जिस तरह से आप उसके अंदर करवाना चाहते हैं, या जो एडिटर है उसने जिस अंदाज में मांगी होती है. तो जो भी आपको फॉर्मेट गिवन होता है, और हम अपने जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फॉर्मेटिंग के हिसाब से देखेंगे किस तरह से आपको डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से आपको अगर एक पेपर दे दिया जाए तो आपने किस तरह से अपना डेटा ऐड ऑन करना. इसी तरह ऑर्डर ऑफ मेजर सेक्शंस, एमएलए गाइडलाइंस हैं और एपीए गाइडलाइंस हैं. एमएलए गाइडलाइंस भी तकरीबन इसी हिसाब से सेम है. और फिर बिब्लियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और बिब्लियोग्राफी बेसिकली है कि बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ द सोर्सेज यू यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट. यानी जितनी भी सोर्सेज आपने यूज की हैं, फॉर एग्जांपल एज अ रूल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, स्टूडेंट नीड टू एडमिट द ट्रुथ when they use other people idea, views, data, information, written material, audiovisual resource. When you use a direct quotation or copied section, follow cite the source and no bibliography truth secret. It intends to tell the reader about accuracy, value and relevancy of the sources that are cited. तो बिब्लियोग्राफी में आप सारी वो डिटेल्स जो हैं वो ऐड ऑन करते हैं, ताकि जो है वो आप जो है वो बिल्कुल क्योंकि आप एक एकेडमिक ऑनेस्ट के तौर पे आप एक काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपने जो चीज़ भी जहाँ से कॉपी की है तो आपको ऑनेस्टली जो है वो बता देना चाहिए. इसी तरह फिर बुक्स का डिफरेंट फॉर्मेट है, एमएलए फॉर्मेट का और एपीए फॉर्मेट का भी, इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी का, मैगजीन और रिसर्च पेपर्स का भी. तो ये एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करते हैं कि हमने जितना भी देखा कि किस तरह से एक रिसर्च पेपर को लिखा जाता है और किस तरह से उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं. तो जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो कि बेसिकली हमारा लेटेक्स पे बेस करेगा, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें मज़ीद देख सकते हैं. तो फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं कि किस तरह से आप अपना जो है वो जो सोर्सेज हैं, जो कोट आप करते हैं एमएलए और एपीए, ये मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से आप को देख सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ
डिग्रेडेशन ऑफ सोलर पैनल्स। अब यहाँ पे देखेंगे साइटेड फॉर्मेट है, मैं यहाँ से जाऊंगा साइटेड बाय। अब इस मटेरियल को अगर मैंने कहीं साइट करना है तो आप ये देखें, यहाँ पे मेरे एमएलए ये भी आ रहा है, एपीए फॉर्मेट भी आ रहा है, और एसीएम भी यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह जो इसका बिब्लियोग्राफिक टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये बिब्लियोग्राफिक टेक्स्ट है जिसके अंदर उसका आर्टिकल, टाइटल, ऑथर, जर्नल, पेजेस, सब चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। तो अगर आपने कोई मटेरियल साइट करना है तो आप इजीली जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ जाके सेव हो जाएगा। और मतलब वहाँ पे जाके कॉपी हो जाएगा। रेफरेंस में फॉर एग्जांपल अगर ये पेपर जिस तरह है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ऑफ शंटिंग टाइप बाय सोडियम डेकोरेशन ऑफ स्टैकिंग फॉल्ट्स इन सोलर सेल्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो है वो इस तरह से मैं इनको कोड कर सकता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिंपल स्कॉलर डॉट गूगल लिखें, आप कोई भी पेपर लिखें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और उसकी आप साइटेशन जो है वो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये खुद भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि बना बनाया आपको मिल जाएगा तो ये इजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर जो है वो लेटेक्स के बारे में देखेंगे हम इंशाल्लाह।